नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज लेकर हाजिर हूं मैं आराधना और मेरे साथ मौजूद है अविनाशी। स्वागत करती हूं मैं आपका और स्वागत करती हूं मैं आप तमाम दर्शकों का जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जो आगे भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं। तो जंतर मंतर से लेकर दिल्ली या देश के तमाम कोनों से एक ही आवाज उठ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में जुटे तमाम युवा, देश की तमाम जनता, सबकी एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। और ये मांग अब एक ऐसे दिन और ज्यादा गूंजती सुनाई देती है जब धर्मेंद्र प्रधान का बर्थडे है, यानी उनके जन्मदिन के मौके पर यह मांग एक बार फिर और तेज होती नजर आ रही है। और जिस तरह मोदी सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर तो चुप्पी साध रखी है, लेकिन उनके जन्मदिन के मौके पर उनको बधाइयों की कतार लगी हुई है, उसे लेकर मोदी सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विपक्ष नहीं बल्कि तमाम लोगों की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ट्विटर पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसी जवाबदेही है ये सरकार की। जब छात्र न्याय की मांग करते हैं तो वहां सरकार चुप्पी साधे रहती है। धर्मेंद्र प्रधान एक परीक्षा सफलतापूर्वक नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी की तरफ से जब उन्हें बधाई संदेश दिया जाता है तो उस बधाई संदेश में काफी सराहना भरी बातें कही जाती हैं। तो इसे लेकर धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं बल्कि पीएम मोदी भी विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। वहीं अभिजीत दिप्के जो सीजेपी के फाउंडर है, उन्होंने सीधा अल्टीमेटम दे दिया है, यानी काउंटडाउन शुरू हो चुका है कह सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का, क्योंकि अभिजीत दिप्के ने कह दिया है कि अगर 24 घंटे में यानी शनिवार तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं आता है तो जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा है पिछले एक हफ्ते से वो और बड़ा रूप लेगा। सोनम वांगचुक ने ऐलान किया हुआ है कि 28 जून से वो जंतर मंतर पर डेरा डालने वाले हैं, वहां बैठकर वो आमरण अनशन करने वाले हैं, अनिश्चितकालीन अनशन करने वाले हैं। तो ऐसे में ये प्रदर्शन और विकराल रूप लेता दिखाई दे रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं, मोदी सरकार पर, पूरी सरकार पर इस बात का दबाव बढ़ता जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए। ना सिर्फ विपक्ष बल्कि देश की जनता के बीच से आवाज उठ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री की तरफ से परीक्षा जिस तरह से कराई गई, नीट पेपर लीक नहीं बल्कि सीबीएसई की परीक्षा में भी गड़बड़ी निकलकर सामने आई, और अभी एनसीईआरटी की किताबों में जो बदलाव किया जा रहा है, जिस तरह शिक्षा व्यवस्था देश में चल रही है, एनईपी को थोपने की कोशिश की जा रही है, जबकि उसके कई प्रावधानों को लेकर दक्षिण के राज्य, खासतौर पर दक्षिण के जो राज्य हैं वो सब आपत्ति जता रहे हैं। इसके बावजूद जिस तरह इन सभी चीजों को लागू करने की कोशिश की जा रही है, जनहित में जो आवाज उठ रही है उसे दरकिनार कर मोदी सरकार अपनी नीतियों को लागू करने की कोशिशों में जुटी हुई है। उसे लेकर ही अब एक जन आंदोलन खड़ा होता दिखाई दे रहा है पूरे देश में। और सबसे बड़ी परेशानी अगर हम कहें मोदी सरकार के लिए तो वो जंतर मंतर पर जो जन आंदोलन खड़ा होता नजर आता है वो मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे आज हमारे कार्यक्रम में, लेकिन सबसे पहले हम आपको अभिजीत दिप्के का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने ये अल्टीमेटम दोहराया है कि अगर सैटरडे यानी शनिवार 27 जून तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं आता है तो जंतर मंतर का प्रदर्शन विकराल रूप ले लेगा। तो आइए सुनवाते हैं आपको अभिजीत दिप्के के बयान को। सोनम वांगचुक जब पिछली बार यहाँ आए थे 20 तारीख पर, उन्होंने कहा था अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते शनिवार तक तो वो अनशन पर बैठेंगे। तो आने वाले रविवार से धर्मेंद्र प्रधान के पास और 2 दिन का वक्त है, और 2 दिन दे रहे हम तुम्हें। अभी भी वक्त नहीं गया, थोड़ी भी शर्म बची हो, थोड़ी भी कदर है बच्चों की जिंदगी की, तो इस्तीफा दे दीजिए, वरना संडे से सोनम वांगचुक द साइंटिस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एजुकेशनिस्ट ऑफ इंडिया, वो यहाँ पर जंतर मंतर पर अनशन करने बैठने जा रहे हैं। तो आप लोगों से मेरी अपील, जिन जिन लोगों को लग रहा है कि प्रोटेस्ट ये कब तक चलेगा, ये प्रोटेस्ट अभी शुरू ही हुआ है। आज तो आप सुन रहे थे अभिजीत दिप्के को, जिन्होंने ये साफ कर दिया कि वो तब तक पीछे नहीं हटने वाले जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। उन्होंने साफ अल्टीमेटम दिया है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शनिवार तक नहीं हुआ तो सोनम वांगचुक भी यहाँ आएंगे, बैठेंगे धरना प्रदर्शन पर, आमरण अनशन पर बैठेंगे। और जिस तरह धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर उन्होंने बताया कि यहाँ जो जनता इकट्ठी हो रही है, उन्हें यहाँ इकट्ठे होने के लिए कोई पैसे नहीं मिल रहा है, वो अपनी इच्छा से अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ इकट्ठे होकर आ रहे हैं। इससे साफ है कि ये आंदोलन कितना गंभीर और कितना बड़ा रूप लेने वाला है आने वाले वक्त में। अविनाशी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरह अभिजीत दिप्के ने अल्टीमेटम दिया है तो क्या माने हम कि अगले 24 घंटे में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आने वाला है? देखिए, जो स्थिति दिखाई दे रही है और तमाम जो खबरें चल रही हैं उसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ भी सकता है, और नहीं तो ये मान के चलिएगा कि 2-3 दिन अभिजीत दिप्के की तरफ से तो एक आ गया कि शनिवार तक का समय। और वैसे भी जब पिछले शनिवार को आंदोलन शुरू हुआ था उसी समय जंतर मंतर से ऐलान किया गया था कि 7 दिन यानी अगले शनिवार जो आने वाला है, कल शनिवार आ रहा है, उस शनिवार तक का अल्टीमेटम दिया गया था मोदी सरकार को कि धर्मेंद्र प्रधान को मंत्रिमंडल से निकाल दिया जाए। और अब तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है, शनिवार का अब तो 24 घंटे का ही वक्त बचा हुआ है। और जिस तरीके से रविवार से अगले दिन से ही 28 तारीख से जो जंतर मंतर पर बड़े आंदोलन का ऐलान हो चुका है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे और नहीं तो मोदी सरकार के खिलाफ, कि अब जो आंदोलन होगा वो धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नहीं होगा बल्कि सीधा मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन होना है। एक तरफ आप देखिएगा जो धर्मेंद्र प्रधान है उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है, उसका कारण भी साफ है, लेकिन सरकार जो है धर्मेंद्र प्रधान को बचा रही है खाली इसलिए ताकि जो दूसरा उसका जो बड़ा मुद्दा है, जो शिक्षा का भगवाकरण किया जा रहा है, उस से ध्यान हटाने के लिए सरकार भी चाहती है कि धर्मेंद्र प्रधान के मुद्दे को लेकर टकराव की स्थिति बनी रहे। आंदोलन होता रहेगा तो तब तक आपका ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा जहां सरकार पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदलने में जुटी हुई है। अब जैसे चर्चा तो यह भी चल रही है कि 2-3 दिन के अंदर शायद मोदी सरकार जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं, और उस विस्तार में जब भी विस्तार होगा तो करीब 6-7 मंत्रियों के इस्तीफे भी लिए जाएंगे। लेकिन क्या उनमें धर्मेंद्र प्रधान को भी हटाया जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि अब तक 12 साल जो सरकार को हो गए हैं, एक भी मंत्री का इस्तीफा जो विपक्ष है या जनता के दबाव में नहीं लिया गया है, ये बात हम कई बार बोल चुके हैं। और ऐसे में अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है तो फिर ये जो आम जनता है विपक्ष की बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए बीच में चर्चाएं तो यहां तक चल रही थी कि बीजेपी उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनको प्रमोट किया जा रहा था। तो आप खुद समझ सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की पकड़ बीजेपी के अंदर कितना मजबूत है। और यही कारण है संभवतः जो दिप्के हैं उन्होंने 2 दिन पहले भी बोला था कि क्या भारत का प्रधानमंत्री इतना कमजोर हो गया है कि वो अपने मंत्री से इस्तीफा नहीं ले पा रहा है।
तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान की जो पकड़ है पार्टी के अंदर, उसके चलते प्रधानमंत्री उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। नहीं तो क्या कारण है कि 90 परीक्षाएं रद्द करनी पड़ जाए, पेपर लीक हो जाए और शिक्षा मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। एक पेपर लीक होता है तो आप तमाम जो कोचिंग संस्थान के जो संचालक हैं, छोटे मोटे जो कोचिंग संस्थान चलाते हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देते हैं, लेकिन जो मुख्य किरदार इसके हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो सवाल साफ साफ उठ रहा है कि क्या सरकार इस्तीफा लेगी धर्मेंद्र प्रधान से, और नहीं लेती है तो जो आंदोलन जंतर मंतर पर खड़ा हो चुका है, जो लगातार जिस पर भीड़ बढ़ती चली जा रही है, और अब तो शनिवार रविवार आने वाला है, वैसे भी कहा जाता है दिल्ली के जो आंदोलन होते हैं शनिवार और रविवार के दिन वहां भीड़ के रिकॉर्ड टूटते हैं, और जिस तरीके से किसान, मजदूर, छात्र, तमाम जो लोग हैं वो इस आंदोलन के साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद सरकार भी दबाव में, और वो भी संभवतः देखने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि जो 28 तारीख को जो आंदोलन शुरू तेज होगा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, उस समय कितने लोग जंतर मंतर पर जुटते हैं। जितनी ऊंची गूंज होगी उतना ही जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। लेकिन एक चीज तय, चाहे प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल विस्तार के नाम पर इस्तीफा लें या जो विपक्ष है और जो आंदोलनकारी स्टूडेंट, छात्र, युवा हैं उनके दबाव में इस्तीफा लें, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को इस सरकार से जाना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, यानी धर्मेंद्र प्रधान के लिए कह लीजिए उल्टी गिनती शुरू होती नजर आती है, क्योंकि जंतर मंतर पर जो प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं वो लगातार इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए, लगातार गो बैक प्रधान के नारे लग रहे हैं, इस्तीफा दो धर्मेंद्र प्रधान के नारे लग रहे हैं। और जब ये इस्तीफे की मांग की गूंज पूरे देश से सुनाई दे रही है तो सरकार पर दबाव बढ़ना भी तय माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो युवाओं का आंदोलन जंतर मंतर पर शुरू हुआ है पिछले हफ्ते, पिछले शनिवार जो ये आंदोलन शुरू हुआ है, अब एक हफ्ते के सफर में इसका दायरा बढ़ता दिखाई दे रहा है, इसके लिए समर्थन बढ़ता दिखाई दे रहा है। 28 जून को सोनम वांगचुक जो कि सोशल एक्टिविस्ट है वो यहां आकर आमरण अनशन करने की बात कर ही रहे हैं। खाप पंचायतें उसी दिन इस आंदोलन में शामिल होने की बात कर रही है। किसानों का जत्था भी 28 जून को पहुंचने वाला है और वो भी इस आंदोलन में शामिल होकर धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारे लगाने की तैयारी में है। और अगर आज की हम बात करें, आज जो गेस्ट वहां पर पहुंचने वाले उनकी लिस्ट भी सामने आई है, जिसमें कि भारत नाट्य मंच के लोग वहां पहुंचेंगे, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो कि एक राजनेता है, किसान नेता भी है, वो भी वहां पहुंच रहे हैं, रंजीत यादव सर जो कि आगरा के टीचर है, शिक्षक है, वो इस प्रदर्शन में शामिल होने पहुंच रहे हैं। उधर पॉलिन गोंसाल्वेस जो कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो भी इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। काशिफ सर जो कि दिल्ली के जाने माने टीचर हैं, दिल्ली में उनकी कोचिंग अकादमी है, वो भी इस प्रदर्शन में शामिल होने पहुंच रहे हैं। तो देखा जाए तो इस प्रदर्शन को तमाम आयाम के लोगों का समर्थन मिल रहा है, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो छात्र हो, यानी तमाम वर्ग के लोग, छात्रों के अभिभावक हो, ये सब इस प्रदर्शन को अपना समर्थन दे रहे हैं और सबकी मांग एक ही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। तो ये जो गुस्सा है लोगों में वो बढ़ता ही जा रहा है दिन प्रतिदिन, क्योंकि इतने दिनों से ये प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। अभी अभिजीत दिप्के का हमने बयान आपको सुनवाया था, उसमें भी अभिजीत दिप्के ने बताया कि किस तरह आंधी तूफान बारिश सब में डटे हुए हैं ये युवा, वही जंतर मंतर पर वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो जाहिर है कि वो कितनी ज्यादा चाहत के साथ ये मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, वो कितने निराश है इस सरकार से ये साफ जाहिर होता है। और इस बीच अभिजीत दिप्के ने इस आंदोलन को एक और बड़ा रूप देने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया है और एक देशव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की है। अभिजीत दिप्के ने लिखा है कि आज हम देशव्यापी #प्रधान गो बैक अभियान शुरू कर रहे हैं। हम सभी छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, किसान संगठनों और नागरिक समाज के सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के लिए रविवार यानी 28 जून को जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े। तो आप देख रहे हैं अभिजीत दिप्के का ये ट्वीट, जहां वो अपील कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में आप सभी हमारे साथ जंतर मंतर पर जुड़िए और यहां आकर गो बैक प्रधान गो बैक # इस अभियान को और मजबूत बनाइए, इस आवाज को और मजबूत बनाइए। तो अविनाश जी, जिस तरह अभिजीत दिप्के ने ये अपील की है, एक नेशन वाइड कैंपेन चलाने की ये बात कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि इस प्रदर्शन का दायरा बढ़ने वाला है। यानी किसान और युवा और तमाम देश के अलग अलग कोने से जो भी लोग जंतर मंतर पर आकर यहाँ इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं वो तो शामिल हो ही रहे, लेकिन सोशल मीडिया पर भी देखिए कि किस तरह यह समर्थन बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो अल्टीमेटम अभिजीत दिप्के ने दिया है, क्या उस अल्टीमेटम का सरकार पर कोई असर पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात, जिस तरह ये प्रदर्शन का दायरा बढ़ता दिखाई देता है, जमीनी स्तर पर क्या सच्चाई नजर आती है आपको इन दावों में कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं? अभिजीत दिप्के की अपील जो है क्या वो सच होगी? देखिए, जो आपने जो चर्चा की कि प्रदर्शन का दायरा तो हकीकत में बढ़ता चला जा रहा है। अब ये पूरे देश की आवाज बन चुका है। अभी इस्तीफे की जो डिमांड चल रही है वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की डिमांड चल रही है। प्रधान से इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन इसके पीछे मंत्री शब्द भी जुड़ सकता है। इस्तीफा प्रधानमंत्री से भी मांगा जा सकता है। अगर धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की कोशिश है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज जन्मदिन पर ट्वीट किया है, आमतौर पर प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के जन्मदिन पर ट्वीट करते हुए बहुत ही कम दिखाई देता है। कुछ मंत्री हैं, राजनाथ सिंह है या फिर अमित शाह है, 2-4 मंत्रियों के जन्मदिन पर तो ट्वीट उनके हमें दिखाई देते हैं, लेकिन बाकी जो मंत्री हैं उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री ट्वीट करते हुए नहीं दिखाई देते। आज जब देश धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहा है और प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं, तो सीधा सीधा सवाल ये उठ रहा है कि आपको इस्तीफा मांगना चाहिए था। बधाई यदि कोई बात नहीं, लेकिन बधाई के साथ में एक लाइन और लिख देते कि प्रधान जी आइए और अपना इस्तीफा देकर जाइए। लेकिन अब तक प्रधानमंत्री की तरफ से ना तो पेपर लीक को लेकर कोई बात की गई है, परीक्षा पर चर्चाएं तो हो जाती हैं, लेकिन पेपर लीक को लेकर बात नहीं की गई है। 20 जो स्टूडेंट जिनकी जान चली गई है नीट पेपर लीक की घटना के बाद से, उनको लेकर प्रधानमंत्री ने अब तक संवेदना का एक शब्द नहीं बोला है। एक तरफ तो आप चलो आपने बधाई दे दी, लेकिन उन छात्रों के बारे में भी कुछ बोल दे, यदि प्रधानमंत्री बोल देते तो उनके परिवार को भी अच्छा लगता कि कम से कम प्रधानमंत्री को हमारे बच्चों की याद तो आई, भले 20 दिन बाद, एक महीने बाद उनको याद आई हो। तो साफ है कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से आज धर्मेंद्र प्रधान का बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये भविष्य में कुछ दिनों बाद ही हम देखेंगे, क्योंकि जो आंदोलन है वो तेजी से फैलता चला जा रहा है। पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं।
और अब संडे से तो जैसे आपने बताया कि जो सोनम वांगचुक हैं उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है शनिवार तक, तो रविवार से यानी 28 तारीख से वो जंतर मंतर पर आमरण अनशन शुरू करने वाले हैं। अब धर्मेंद्र प्रधान तो जो आंदोलनकारी हैं उनको तो आपने सीधा सीधा आतंकवादी बोल दिया, दहशतगर्द बोल दिया था। और प्रधानमंत्री भी यदि अगर धर्मेंद्र प्रधान पर जो इस्तीफा नहीं लेते, कार्रवाई नहीं करते, तो यही लगेगा कि वो भी एक तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का जो बयान है उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी प्रधानमंत्री आंदोलनजीवी और कौन कौन से शब्द जो प्रदर्शन करते हैं उनके लिए इस्तेमाल कर चुके हैं, संसद में भी बोल चुके हैं, लेकिन आतंकवादी शब्द उन्होंने नहीं बोला। तो उनकी पार्टी के लोग किसान आंदोलन को लेकर बोले भी थे, तो उसको लेकर प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ी थी। तो क्या प्रधानमंत्री बाद में, क्योंकि किसान आंदोलन के समय भी, उस समय भी जब आंदोलनकारी को, किसानों को बीजेपी के नेता आतंकवादी बोल रहे थे, तब प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन बाद में माफी मांगने को मजबूर हुए थे। तो क्या अब प्रधानमंत्री इस समय चुप्पी साधे हुए हैं धर्मेंद्र प्रधान के बयान को लेकर? क्या बाद में वो माफी मांगेंगे छात्रों से? क्योंकि अगर माफी नहीं मांगेंगे तो फिर नुकसान बहुत बड़ा उठाना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब तक होगा? ये तो तय है कि प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, चाहे वो कल तक इस्तीफा दे दें या 4 दिन बाद इस्तीफा दें, चाहे उनको मंत्रिमंडल विस्तार के नाम पर हटाया जाए, लेकिन प्रधान को जाना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, हो सकता है कि पीएम मोदी को भी माफी मांगनी पड़े। जिस तरह दहशतगर्द बताया धर्मेंद्र प्रधान ने देश के युवाओं को जो प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं या जो राजस्थान के कोटा में जाकर राहुल गांधी के कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं और आवाज उठाते हैं अपने हक के लिए, बताते हैं कि किस तरह नीट का जो पेपर लीक हुआ उससे कितना सदमा पहुंचा है उन्हें, कितनी गहरी चोट पहुंची उन्हें, कितना भरोसा डगमगाया है उनका इस व्यवस्था से। तो ये सारी बातें जो कहते नजर आते हैं मंचों पर आकर, उन्हें अगर शिक्षा मंत्री ही दहशतगर्द कहते हैं तो जाहिर है कि देश की जनता में उनके खिलाफ गुस्सा भड़केगा। और ये गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है, हर दूसरे दिन के साथ ये गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और मोदी सरकार जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रही है उसके खिलाफ भी जनता में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी ने छात्रों की मांग को लेकर आज तक कुछ भी नहीं कहा है। उनकी तरफ से इन छात्रों जो पेपर लीक को लेकर निराश हुए छात्र, उनके लिए कोई संवेदना नहीं जताई गई, उन्हें कोई भरोसा दिलाने का काम भी उनकी तरफ से नहीं किया गया। प्रमुखता से मंच पर आकर अपनी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान भी उनकी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। लेकिन जब धर्मेंद्र प्रधान का जन्मदिन आता है तो पीएम मोदी की ट्वीट आ जाती है और उस ट्वीट में उन्होंने छात्रों का तो जिक्र नहीं किया, इस मुद्दे का जिक्र नहीं किया, बल्कि सराहना भरे शब्द लिखे धर्मेंद्र प्रधान के लिए और इसे लेकर बवाल मच गया। देश की सियासत में इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई। पीएम मोदी धर्मेंद्र प्रधान की तारीफ करके बुरी तरह गिर गए हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको पढ़ाते हैं कि पीएम मोदी ने ऐसा लिखा क्या है जिसे लेकर वो विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। तो उनकी धर्मेंद्र प्रधान के लिए जो उन्होंने ट्वीट लिखा बर्थडे पर विश करते हुए, उसमें उन्होंने लिखा है कि केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को जन्मदिन की बधाई। वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहे हैं जिसका उद्देश्य भारत को ज्ञान, शिक्षा और नवाचार का केंद्र बनाना है। उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने को लेकर जो कदम धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से उठाए जा रहे हैं उसके लिए ये सराहना करते दिखाई देते हैं पीएम मोदी। लेकिन उन्होंने कहीं भी नीट परीक्षा का जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहीं भी उन बातों का जिक्र नहीं किया जिनका जिक्र देश की जनता उनके बयानों में ढूंढ रही है। देश की जनता उनसे जिन सवालों का जवाब मांग रही है उस पर पीएम मोदी की तरफ से अब तक कुछ भी नहीं कहा गया है। और यही वजह है कि इस बधाई संदेश को लेकर आज पीएम मोदी विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस ने तो पूरी सूची ही पेश कर दी कि धर्मेंद्र प्रधान जिनको आज जन्मदिन की बधाइयां मिल रही हैं, आखिर कितने बच्चों की जान लेने के पीछे वो जिम्मेदार है, कितने बच्चों ने अपनी जान ले ली है क्योंकि नीट का पेपर लीक हो गया और उसके बाद दोबारा परीक्षा देने की उनमें हिम्मत नहीं थी। इस सिस्टम पर उन्हें कोई भरोसा नहीं रह गया, उन्हें कोई आगे रोशनी नहीं दिखाई दे रही थी, उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए कितने छात्रों ने अपनी जान ले ली। हम लगातार इस पर चर्चा करते आ रहे हैं और कांग्रेस ने भी ये सूची पेश की है। कांग्रेस के प्रवक्ता जो रहे हैं पवन खेड़ा, उन्होंने भी इसे लेकर ट्वीट किया है और बाकायदे उन छात्रों के नाम गिनाए हैं जिन्होंने की अपनी जान दे दी सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्हें नीट पेपर लीक हो गया और उनके अंदर जो निराशा थी वो उसे सह नहीं पाए। तो पवन खेड़ा का बयान आपको ट्वीट हम आपको पढ़कर सुनाते हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि प्रिय धर्मेंद्र अंकल, जन्मदिन की शुभकामनाएं। आज आप 57 साल के हो गए, हम आपकी आधी उम्र भी नहीं पा सके। तुम्हारा दिवंगत ऋतिक मिश्रा, स्वर्गीय अंशिका पांडे, दिवंगत भाग्यश्री, स्वर्गीय उमेश माली, दिवंगत रिया कुमारी थापा, स्वर्गीय अनुकीर्तन, दिवंगत रीमा बेगम, दिवंगत सिद्धार्थ हेगड़े, स्वर्गीय प्रदीप मेघवाल, स्वर्गीय शिवानी यादव, स्वर्गीय रेणु मीना, दिवंगत आकांक्षा, स्वर्गीय काहन पटेल, दिवंगत मैथिली सोनवड़े। ये उन छात्रों के नाम हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी क्योंकि उन्हें नीट पेपर लीक के बाद निराशा हाथ लगी, उन्हें इस व्यवस्था से उनका भरोसा उठ गया और खासतौर पर जब सरकार की तरफ से कोई जवाबदेही तय नहीं की गई। लंबे वक्त से कांग्रेस ने तो शुरुआत से ही आंदोलन छेड़ दिया था, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी और यह भी मांग की थी कि इस बार की गारंटी दी जाए कि अगला पेपर लीक नहीं होगा। अब तक कोई कानून क्यों नहीं बना? ये सवाल उठे कि कोई भी कानून क्यों नहीं बनाया गया, ठोस कानून जो पेपर लीक को रोक सके, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं थी पेपर लीक की। तो ऐसे में जब मोदी सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली तो इन छात्रों ने अपनी ही जान दे दी। और इसी को लेकर पवन खेड़ा ने इस तरह तंजपूर्ण ढंग में धर्मेंद्र प्रधान को लेकर ट्वीट किया और कहा है कि आज आप 57 साल के हो गए लेकिन हमें तो आपकी आधी उम्र जीने का भी मौका नहीं मिला। अविनाश जी, जिस तरह कांग्रेस ने धर्मेंद्र प्रधान को घेरा है इस जन्मदिन के मौके पर, जिस तरह ये पूरी सूची गिनाई है, आपको क्या लगता है क्या इसका असर सरकार पर पड़ेगा? क्योंकि सरकार पर असर पड़े ना पड़े, इस बात का गुस्सा जनता के अंदर जरूर दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जो सूची कांग्रेस ने जारी की है वो सभी छात्र हैं, किसी की उम्र 20 साल, किसी की 22 और 23 साल की थी। यानी जो धर्मेंद्र प्रधान 57 साल के हो गए हैं उनकी उम्र का आधा भी नहीं है। और उनकी मौत का कारण कौन है? उनकी मौत का कारण धर्मेंद्र प्रधान है। प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बधाई दे रहे हैं कि आपने जिस तरीके से काम किया है। कैसा काम किया आपने कि आपके राज्य में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और जो पेपर माफिया है उसको कोई सजा नहीं हो रही है। 2 साल पहले नीट का पेपर लीक होता है, करीब 30-40 लोगों को सरकार की जो जांच एजेंसियां होती हैं वो उनको आरोपी बनाती हैं। आज जिनको आरोपी बोला गया था 2 साल पहले, आज वो कहां हैं? आज वो सबके सब जेल से बाहर घूम रहे हैं और उनका जो नेक्सस है उसी नेक्सस ने एक बार फिर पेपर लीक किया है, दोबारा से फिर चोरी की है। अगर पेपर लीक करने वाले लोग जिनको सरकार बोलती है कि मुख्य आरोपी हैं, आपके पास कोई सबूत तो है ही नहीं उनके खिलाफ,
क्योंकि आप छोटी छोटी जिन्होंने पेपर खरीदा है आप उनको तो पकड़ लेते हैं, लेकिन जिन्होंने पेपर लीक किया, जिन्होंने वो उस पेपर को बेचा है, उन तक अभी तक सरकार के हाथ नहीं पहुंच रहे हैं। आप आज की तारीख में जब नीट का पेपर लीक हुआ है, जांच कर रही है सीबीआई, 10-20-50 लोगों को आप अभी गिरफ्तार भी कर लेंगे, 6 महीने तक वो जेल में भी रहेंगे, लेकिन 6 महीने बाद पता चलेगा एक एक करके सभी लोग छूट गए, क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। आपने पेपर खरीदा, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके संचालक ने पेपर खरीदा और अपने स्टूडेंटों को उसने मुनाफा कमाकर उस पेपर को बेच दिया। अगर उसके पास पेपर नहीं आता, आप किसी भी संस्थान के पास जाएंगे और कहेंगे कि हमारे पास ये जो प्रतियोगी परीक्षा है उसका पेपर आ गया है, हम 25 लाख 30 लाख 50 लाख रुपए में आपको ये पेपर उपलब्ध करा देंगे, तो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला उस पेपर को तत्काल खरीद लेगा। सिर्फ उसे उस व्यक्ति पर भरोसा होना चाहिए। और अगर एनटीए के अंदर का आदमी अगर ये बोलेगा कि हमारे पास पेपर, तो भरोसा तो अपने आप ही हो जाएगा। पेपर जो लीक हुआ है वो एनटीए के अंदर से ही लीक हुआ है कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले लोग वहां से पेपर उठा के लेके नहीं आए, उन तक वो पेपर पहुंचाया गया है। लेकिन अभी तक क्या एनटीए के किसी भी अधिकारी से पूछताछ हुई है? किसी को हिरासत में लिया गया है? किसी को गिरफ्तार किया गया है? ये जो एफआईआर दर्ज हुई है उनमें से किसी भी एफआईआर में क्या एनटीए के किसी अधिकारी का नाम है? किसी का भी नाम नहीं है। जिन लोगों ने पेपर बनाया, मतलब जिनके क्वेश्चन उस पेपर में शामिल किए गए, आपने उनको आरोपी बना लिया। जिन स्टूडेंटों के पास वो पेपर, जिनके अभिभावकों ने उस पेपर को खरीदा, आपने उनको आरोपी बना लिया। लेकिन जो बड़ी मछलियां, जो सफेद पोश है, उनमें से किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना 2 साल पहले हुई, ना इस वक्त होते हुए दिखाई दे रही है। और जब तक वहां कार्रवाई नहीं होगी, पेपर हर बार लीक होगा। 2025 का पेपर जो था उसके लिए पिछले साल बड़ा ढोल नगाड़े पीटे जा रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन आज पता चल रहा है कि 2025 का भी पेपर लीक था। वो बात अलग है कि मीडिया में उसकी खबर जानकारी नहीं आ पाई, लेकिन पेपर तो लीक हुआ था। उन्हीं लोगों ने लीक किया जिन लोगों ने 2024 में लीक किया, जिन लोगों ने 2026 में लीक किया, ये वही लोग हैं। लेकिन सरकार उन तक नहीं पहुंच रही है क्योंकि वो सरकार के अंदर के लोग हैं। अगर उन पर कार्रवाई की जाएगी तो पूरी सरकार ही हिल जाएगी। और जब तक एनटीओ या सरकार के अंदर सफाई नहीं होगी, पेपर हर साल लीक होता रहेगा। जो रीनीट दोबारा से नीट हुआ है, 20 स्टूडेंटों ने जान क्यों दी? सबसे पहला बात तो यही कि पेपर देने का जो दबाव था वो उनके ऊपर दोबारा से फिर दबाव आ गया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि छात्रों को यह भरोसा नहीं हो रहा था कि जो रीनीट करा रही है सरकार, इसका पेपर भी लीक होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही सरकार की तरफ से ऐलान होता है कि हम परीक्षा रद्द करके दोबारा पेपर कराएंगे, 15 दिन के बाद ही तमाम चैनलों पर पेपर रद्द होने की खबरें आना शुरू हो गई थी। भले एनटीए लगातार उसको खारिज कर रहा था, लेकिन छात्रों को भरोसा नहीं हो रहा था कि जो पेपर सोशल मीडिया पर, जो तमाम चैनल हैं, जो लीक वाले चैनल है, उन चैनलों पर जो पेपर आ गया है, 10-20 लाख रुपए छात्रों से डिमांड की जा रही है, वो ओरिजिनल पेपर है कि सिर्फ गैस पेपर है। क्योंकि दावे तो वही हो रहे थे कि ओरिजिनल पेपर है। एनटीए की तरफ से भले ही उसे खारिज किया जा रहा है, एनटीए तो लगातार खारिज करता रहता है। जो 90 पेपर लीक हुए जिनको बाद में माना गया है, एनटीए ने उन सबको भी खारिज किया था। और इस बार भी जो अभी जिस पेपर को रद्द किया गया है, उसको भी एनटीए यही बोल रहा था लीक तो हुआ ही नहीं है साहब। ये तो हमको हमारे ऊपर दबाव पड़ा, इसलिए हमको इसको रद्द करना पड़ा है। जो पेपर 1 महीना पहले से मार्केट में घूम रहा है, आप उसको कह रहे हैं गैस पेपर है। ऐसा गैस पेपर आपने कभी देखा है जिसके क्वेश्चन और उसके जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं वो ऑप्शन भी टैली कर जाए, आपको मैच कर जाए? ऑप्शन में एक ऑप्शन मैच करना चाहिए था जो सही ऑप्शन होता, बाकी की जो 3 गलत ऑप्शन है वो कभी भी टैली नहीं हो सकते किसी भी गैस पेपर से। लेकिन जिस गैस पेपर में सब कुछ टैली हो रहा है, उसको एनटीए पेपर लीक पेपर मानने को तैयार नहीं हो रहा था। तो साफ है कि जो पूरा का पूरा जो एनटीए और जो सरकार के अंदर के लोग हैं, जिनके द्वारा जो पेपर लीक हो रहा है, अगर उन पर कार्रवाई नहीं होगी, अगर धर्मेंद्र प्रधान पर कार्रवाई नहीं होगी, तो जो पेपर लीक की जो समस्या है इसका समाधान नहीं होगा। बड़े जो अधिकारी हैं उन पर जो जवाबदेही है जिन लोगों की, उन पर कार्रवाई जरूरी है। और जिस तरीके से जो आंदोलन चल रहा है, उन्होंने सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है। और ऐसा नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने मात्र से जो पूरी व्यवस्था वो सुधर जाएगी। सरकार को परीक्षा कराने के मामले को लेकर पूरा फुल प्रूफ प्लान बनाना पड़ेगा कि कोई पेपर लीक ना हो पाए। छात्रों को सरकार पर भरोसा होना चाहिए। अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का बचाव किया जा रहा है, अगर इस तरीके से सरकार की नीतियां रहेंगी, तो फिर जो छात्र हैं वो इस सरकार पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल, यानी सरकार से जिस कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है ताकि देश के युवाओं का जो भरोसा डगमगा गया है सरकार से वो दोबारा कायम हो पाए, वो कार्रवाई मोदी सरकार की तरफ से होती दिखाई नहीं दे रही है। यहां तक कि एनटीए को भी बैन करने की मांग की गई, लेकिन एनटीए पर बैन नहीं लगा और पेपर लीक रोकने के लिए बैन लगा टेलीग्राम पर। इसका भी विरोध हुआ, इसे लेकर भी सवाल उठे। टेलीग्राम तो हाईकोर्ट तक पहुंच गया, उसने तो हाईकोर्ट में भी चुनौती दी सरकार के इस फैसले को। विपक्ष ने भी इस पर सवाल उठाया कि क्या ऐसा करके आप पेपर लीक रोक पाएंगे। लेकिन सरकार अपनी जगह अड़ी हुई है, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने को तैयार नहीं दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां विपक्ष तमाम मुद्दों को उठा रहा है, जहां जंतर मंतर पर जो लोग पहुंचकर आंदोलन कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वही सरकार इस्तीफे के नाम पर चुप्पी साध लेती है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान को जन्मदिन की बधाई दी गई, तो सीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। सीजेपी ने भी पीएम मोदी की इस ट्वीट को लेकर तंज कसा है और पोस्ट किया है कि प्रधानमंत्री जी इस्तीफा लेने के बजाय शाबाशी दे रहे हैं। जन्मदिन मुबारक ठीक है, पर आप बढ़ाई दे रहे हैं कि इसका मतलब छात्रों के भविष्य की चिंता आपको भी नहीं है। अब आपको खुद प्रधानमंत्री पद छोड़ देना चाहिए। प्रधानमंत्री इस्तीफा दो। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह पीएम मोदी भी सीजेपी के निशाने पर आ गए। उन पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्हें भी छात्रों के भविष्य की चिंता नहीं है और इसी वजह से आज तक वो चुप्पी साधे बैठे हुए, इसी वजह से आज वो धर्मेंद्र प्रधान की तारीफों के पुल कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज देश के युवा सड़क पर आकर खड़े हो गए हैं, सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांग मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में देखें तो देश की पूरी तस्वीर ही बदलती दिखाई दे रही है, क्योंकि ये कोई एक तरफा मोर्चा ही नहीं खुला हुआ है। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम जगहों पर हम देख रहे हैं लगातार प्रदर्शन, कांग्रेस के प्रदर्शन हम देखे, कांग्रेस सोशल मीडिया पर किस तरह वार कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर कैसे छात्रों के मुद्दे को उठा रही है। छात्रों की गूंज कार्यक्रम है कांग्रेस का, जो अभियान उसने देशव्यापी स्तर पर शुरू किया है और अब एक और अभियान सीजेपी की तरफ से भी देशव्यापी स्तर पर शुरू किया गया है, जिसके तहत धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। तो साफ है कि मोदी सरकार चौतरफा
तरफा घिरी हुई है, हर तरफ से एक ही आवाज उठ रही है, एक ही गूंज सुनाई दे रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक इस्तीफे से पूरी तस्वीर बदल सकती है, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आ जाएगा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से? जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले अविनाश आप कह रहे थे कि कैबिनेट फेरबदल की भी चर्चाएं चल रही है, तो हो सकता है कैबिनेट फेरबदल के नाम पर सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले ले, विपक्ष की मांग न मानकर, युवाओं की मांग न मानकर, पर कैबिनेट फेरबदल के नाम पर इस्तीफा ले ले। लेकिन सवाल यह है कि धर्मेंद्र प्रधान के पद से हट जाने पर क्या सिस्टम में बदलाव आ पाएगा? क्या लगता है आपको? देखिए, बात सिस्टम की जो डिमांड है, चाहे सीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस तो लगातार ये डिमांड करती आ रही है कि खाली धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। आपको ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि छात्र भरोसा कर सके सरकार पर कि कोई भी जो पेपर है वो लीक नहीं होगा और जो कॉपियां हैं वो सही तरीके से जांची जाएंगी। अभी हाल में सीबीएसई का मामला आप उठाकर देख लीजिएगा। सीबीएसई में जिस तरीके से कॉपियां जांची गई और उसमें जिस तरीके की धांधलियों की खबर सामने आई, अब तो यह खबर भी आई है कि उसका टॉपर है वो टॉपर ही बदल गया। जो जिस लड़की को 100 रैंक भी नहीं मिली थी, 100 रैंक के अंदर नहीं थी, वो टॉपर बन गई, क्योंकि आपने जो कॉपियां चेक की वो इस तरीके से जब जिस कंपनी को आपने ठेका दे दिया, उस कंपनी पर पहले से सवाल उठ रहे थे। तो जो स्टूडेंट है, जो छात्र है, उसको सरकार पर भरोसा होना चाहिए कि ना तो जो पेपर है वो लीक पेपर नहीं होना चाहिए, दूसरा जो उसने पेपर दिया है उसकी जो कॉपियां हैं उसका जो रिजल्ट है वो भी सही तरीके से सामने आना चाहिए। मालूम पड़ता है कि एक स्टूडेंट वो जो औसत स्टूडेंट है, या तो उसके पास या पहले से पेपर आ जाता है या पेपर नहीं आता, तो फिर वो उसकी सेटिंग कहीं और लग जाती है कि भाई वो सवाल वो कितने भी करे लेकिन वो बनेगा तो टॉप ही बनेगा। जिस तरीके से हमने बिहार में भी देखा था कि जिस लड़की को ये नहीं पता था कि उसके पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, लेकिन बिहार बोर्ड को टॉप कर जाती है। वही स्थिति हम यहाँ भी देख रहे हैं कि जिस लड़की का जो मार्क्स थे टॉप 100 में भी नहीं थी, लेकिन जब वो अपनी कॉपियों को दोबारा से जांच करवाती है तो फिर सीबीएसई की वो टॉपर बन जाती है। और वही हम यहाँ पेपर लीक मामले को देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट हाई स्कूल में मुश्किल से पास हो पा रहे हैं वो लोग नीट को टॉप कर रहे हैं, जबकि सीबीएसई का पेपर और नीट के पेपर में जमीन आसमान का अंतर होता है। नीट का पेपर बहुत हार्ड पेपर आता है और सीबीएसई का तो नॉर्मल पेपर होता है। आप सीबीएसई की परीक्षा में 40 और 45% मार्क्स लेके आ रहे हैं, लेकिन जब नीट का पेपर हो रहा है तो वहां आपके वही मार्क्स 720 नंबर का पेपर होता है और आप 700 मार्क्स और उससे ज्यादा मार्क्स लेके चले आते हैं। तो सवाल साफ साफ उठ रहे हैं कि आप सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था सही कीजिए और जो पेपर है वो लीक नहीं हो। अगर 90 पेपर मोदी राज में लीक हो रहे हैं, जिसको सरकार भी अब मानने लगी है, अब आप खुद समझ सकती है संख्या कहां तक होगी। जिस तरीके से अभी जो सीबीआई जांच चल रही है और सीबीआई की तरफ से जो खुलासे हो रहे हैं कि जो हम मान के चल रहे थे कि जो फुल प्रूफ और लीक प्रूफ पेपर हुए थे वो भी लीक हुए थे, तो ऐसे में जो 12 साल का शासन है उन सभी दौरान जितने भी पेपर हुए उन सबकी भी जांच होनी चाहिए और जो लोग दोषी हैं, खाली धर्मेंद्र प्रधान नहीं, बाकी जो दोषी हैं उनको भी सजा होनी चाहिए। और दूसरा, जिस तरीके से सीजेपी का ट्वीट सामने आया है उसमें साफ साफ संकेत मिल रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इसी तरीके से बचाव करते रहेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान का तो पता नहीं है वो आज इस्तीफा देंगे कि 4 दिन बाद देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी संकट में फंस जाएगी, क्योंकि अब जो डिमांड की गई है साफ साफ संकेत दे दिए गए हैं। जो जिस तरीके से ट्वीट आया है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, और रविवार से जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू हो रहा है उसमें भी ये डिमांड जोर शोर से उठाई जा सकती है। और अगर प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, वैसे तो उम्मीद यही की जा रही है कि 2-3 दिन के अंदर उनका इस्तीफा हो जाएगा, भले ही जो मंत्रिमंडल फेरबदल है उसके नाम पर उनको हटाया जाए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को मंत्रिमंडल से हटाया जाना तय है। देश को जल्दी नया शिक्षा मंत्री मिलने वाला है। वैसे तो शिक्षा मंत्रालय होता ही नहीं था, केंद्र में एचआरडी मंत्रालय होता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एचआरडी मंत्रालय को बदलकर शिक्षा मंत्रालय बनाया और जो शिक्षा मंत्रालय दिखाई दे रहा है हमें, शिक्षा को छोड़कर सभी चीजों पर ध्यान है धर्मेंद्र प्रधान का, और उनकी जो कुर्सी है हम जाने वाली है और 2-3 दिन के अंदर हम एक नया शिक्षा मंत्री देख सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी देखा जाए तो मोदी सरकार पर अब दबाव दिखाई देने लगा है और ऐसा मुमकिन है कि बहुत जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है। इस बात की भी पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि फिलहाल देखा जाए तो मोदी सरकार का पूरा रिपोर्ट कार्ड खराब हो चुका है। कांग्रेस लगातार मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड ही पेश कर रही है कि कैसे इतने सालों में 90 पेपर लीक हो चुके हैं। मोदी सरकार जब से सत्ता में बीजेपी आई है तब से, उसके बाद से छात्रों पर किस तरह अत्याचार हुए, ये सारी बातें कांग्रेस लगातार उठा रही है। और ना सिर्फ मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है, बल्कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तो अपना भी रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया है। उनको 2 साल पूरे हो चुके हैं, लोकसभा में नेता विपक्ष बने और इस मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है, अपना एक न्यूज़लेटर जारी किया है और उसके जरिए उन्होंने बताया है कि इन 2 सालों में उन्होंने क्या कुछ किया है, देश की जनता के लिए किन मुद्दों पर आवाज उठाई है। ये ट्वीट आप देख सकते हैं, उस न्यूज़लेटर के साथ ये ट्वीट राहुल गांधी ने किया है जिसमें लिखा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आज 2 साल पूरे हुए। इन 2 सालों का हर दिन एक ही काम रहा, हर भारतीय की आवाज को सत्ता तक पहुंचाना। नीट के छात्रों की लड़ाई हो, वो चोरी का पर्दाफाश हो या संविधान की रक्षा, हर मोर्चे पर आपके साथ खड़ा रहा, आज भी हूं, हमेशा रहूंगा। सड़क से संसद तक आपका भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। सफर लंबा है पर संकल्प वही, आपके लिए हर लड़ाई लड़ता रहूंगा। जय हिंद, जय संविधान। तो देखा आपने, राहुल गांधी ने उन तमाम मुद्दों का जिक्र किया है। यहाँ तो बहुत ही शॉर्ट में उन्होंने बताया कि किन मुद्दों पर उन्होंने जनता के हक के लिए अभी तक आवाज उठाई है, लेकिन उन्होंने पूरा न्यूज़लेटर जारी किया है जिसमें विधिवत तौर पर बताया गया है कि कब किन किन मुद्दों पर राहुल गांधी ने क्या क्या बातें कही, कैसे सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ये सारी चीजें। अब जिस तरह जंतर मंतर पर युवाओं का प्रदर्शन जारी है, युवा डटे हुए हैं और उसका दायरा बढ़ता जा रहा है, उसके लिए समर्थन बढ़ता दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का जो मोर्चा है वो भी बुलंद बना हुआ है। मोदी सरकार के खिलाफ, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कांग्रेस भी मैदान में डटी हुई है। अविनाश जी, आप इसे कैसे देखते हैं? 2 मोर्चे मैंने आपको गिना दिए, लेकिन केवल ये 2 ही मोर्चे नहीं है। सोशल मीडिया पर भी हम कई जगह देख रहे हैं, आम लोग ऐसे टिप्पणी कर रहे हैं, इस तरह की चीजें चल रही है, क्या पीएम मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, सोशल मीडिया पे पोल कराया जा रहा है। तो जब ये सारी सिचुएशंस को हम देखते हैं, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार के लिए ना सिर्फ नीट मामला बल्कि मैं तमाम मुद्दों को लेकर कहूंगी कि आज देश में मोदी सरकार की स्थिति, उसकी हालत क्या हो गई है?
देखिए जो छात्राओं का जो गुस्सा दिखाई दे रहा है, पेपर लीक का मुद्दा तो है ही है, लेकिन बाकी के जो दूसरे मुद्दे हैं, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार से सवाल उठाए जा रहे हैं। और राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है, उनको 2 साल हो चुके हैं लोकसभा में नेता जो प्रतिपक्ष बने हुए, और राहुल गांधी लगातार उन मुद्दों को उठाते चले आ रहे हैं जो आम जनता से जुड़े हुए हैं। नीट वाला जो मुद्दा है, नीट पेपर लीक को लेकर सबसे पहले जो आंदोलन की शुरुआत की थी वो कांग्रेस ने की थी। कांग्रेस का छात्र संगठन, उनका युवा संगठन लगातार इसको लेकर पूरे देश में आंदोलन कर रहा है। राहुल गांधी भी कोटा से उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत की थी, और इसको लेकर भी वो लगातार पूरे देश में यात्रा पर निकलने वाले हैं। अगला उनका पड़ाव प्रयागराज में है, उसके बाद पटना में उनकी रैली होनी हुई है, और लास्ट रैली दिल्ली में होगी। तो साफ है कि जो सरकार है उसका पीछा छोड़ने को जो विपक्ष है और राहुल गांधी है वो सरकार का पीछा नहीं छोड़ेंगे किसी भी मुद्दे को लेकर। और इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है नीट का लेकर बना हुआ है। अब उसके जो छात्र जिन्होंने पेपर दिया है वो इंतजार नतीजों का कर रहे हैं, लेकिन एक दुखी ये भी लगी हुई है कि कहीं ये पेपर लीक तो नहीं था। भले ही एनटीए दावा कर रहा है कि पेपर लीक नहीं था, और जिन लोगों के पास पेपर पहुंच भी गया है, अगर ये पेपर लीक हुआ है तो फिर वो लोग नहीं बताएंगे कि पेपर लीक हुआ है, क्योंकि इस बार सरकार की भी नजर है, मीडिया की भी नजर है। तो जो छात्र है उसके मन में एक आशंका जरूर बनी हुई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमारी मेहनत है उसका हमको पूरा फल ना मिल पाए। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और कांग्रेस जो तो आपने बताया कि राहुल गांधी ने तो अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड बता दिया है, लेकिन मोदी सरकार भी ये बताए कि 12 साल में कितनी परीक्षा उन्होंने बिना लीक के करवाई है और कितने लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है। इसको लेकर प्रधानमंत्री हर साल की खबरें तो आती हैं कि उन्होंने पूरे मंत्रिमंडल के सदस्यों को बुलाया है, प्रेजेंटेशन लिया है कि आपने क्या क्या काम किया है। प्रधानमंत्री को ही बताना चाहिए, जनता के सामने अपना प्रेजेंटेशन देना चाहिए कि हमारी सरकार में क्या क्या काम हुए हैं। और खासतौर पर जो देश का युवा है, जो छात्र है, उसको भरोसे में लेना चाहिए। आप परीक्षा पर चर्चा तो कर लेते हैं, लेकिन परीक्षाएं कैसे हुई हैं ये बात भी जनता को बताना चाहिए। तो अभी तो सीधा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। अगर धर्मेंद्र प्रधान को बचाया जाएगा तो फिर जो देश का युवा है, जो उसके मन में लगातार जो गुस्सा पनप रहा है 12 साल का, वो गुस्सा सरकार के खिलाफ भी फूटकर सामने आ सकता है। जी बिल्कुल, यानी युवाओं का जो गुस्सा पनप रहा है, जो ये भड़कता जा रहा है, गुस्सा और बढ़ता जा रहा है, इसका असर मोदी सरकार पर पड़ता भी दिखाई दे रहा है। मोदी सरकार पर दबाव बढ़ता नजर आ रहा है, खासतौर पर जिस तरह राहुल गांधी ने अपना 2 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया। सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया है। वहीं राहुल गांधी ये दावा भी करते आ रहे हैं कि अगले 1 साल में पीएम मोदी की कुर्सी नहीं बचेगी। और जिस तरह अभी अगर देश का माहौल हम देखें तो सरकार के खिलाफ ही माहौल नजर आ रहा है। देश की जनता में सरकार के खिलाफ गुस्सा दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या राहुल गांधी का ये दावा आने वाले वक्त में सच साबित होगा? क्या पीएम मोदी की भी कुर्सी जाने वाली है? और अभी सबसे बड़ा सवाल तो यही बना हुआ है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, क्योंकि उन्हें 24 घंटे का जो अल्टीमेटम मिला हुआ है वो कल खत्म होने वाला है। ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब देखना ही होगा कि अगले 24 घंटे में क्या घटनाक्रम निकलकर सामने आता है। लेकिन आज हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश जी सभी जानकारियों के लिए। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB Live।